everybody, hello and welcome back to our channel Info Island. So guys, जैसे कि हम सब जानते हैं, आज यानी कि 25 सितंबर को आपका एसएससी सीजीएल 2024 का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है। तो गाइज हम आपके लिए एग्जाम एनालिसिस वीडियो लेकर आ चुके हैं। आज इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट एग्जाम एनालिसिस, कंप्लीट आपका जो एसएससी सीजीएल का आज का जो पेपर रहा है उसका कंप्लीट पेपर एनालिसिस प्रोवाइड कराएंगे, जिसमें वी विल बी डिस्कसिंग ऑल ऑफ दोज जीके जीएस के क्वेश्चंस जो कि आज यानी कि एसएससी सीजीएल कि 25 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट के पेपर में आपसे पूछे गए हैं। वीडियो को जरूर से पूरा सा देखना, ठीक है। बीच में स्किप करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें आपको वो सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि आपके आज के पेपर में पूछे गए हैं। जस्ट इन केस अगर आपने एसएससी सीजीएल का पेपर नहीं दिया है, फिर भी ये वीडियो जरूर से देखना, स्किप मत करना, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द पर्सपेक्टिव ऑफ क्वेश्चंस एंड ऑल द पर्सपेक्टिव ऑफ कॉम्पिटेटिव एग्जाम। ठीक है, आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस आर सिंपली गोइंग टू हेल्प यू इन सम और द अदर वे। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं बिना किसी देरी के और देखते हैं कि क्या डिफिकल्टी लेवल रहा है आज के पेपर का, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे, वर दे टफ, वर दे इजी या मॉडरेट काइंड ऑफ पेपर रहा है। ठीक है, लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन आपने कितने क्वेश्चंस सही करे हैं आफ्टर वाचिंग द एनालिसिस वीडियो। एंड यस ऑल्सो गाइज, अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, तो यार किस चीज का वेट कर रहे हो, इट्स फॉर फ्री। जल्दी से जाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड ऑल्सो नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट करना मत भूलना। बहुत से लोग नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट करना भूल जाते हैं, उसके कारण उनको पता नहीं पड़ता व्हेन वी आर लाइव ऑन द चैनल या फिर कब हम अपने कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो को लेकर आ रहे हैं। तो प्लीज नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी हिट कर देना, जिससे कि आपको टाइम टाइम पे हमारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहे। So yeah, let's begin and look for the questions. तो guys, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया था आज के पेपर में, वो पूछा गया था AIM यानी कि अटल इनोवेशन मिशन, या फिर आप कह सकते हैं इसको ANM, अटल नवाचार मिशन जो है, ये किस वर्ष शुरू किया था। तो गाइज ये जो है अटल इनोवेशन मिशन जो था, ये 2016 इज द करेक्ट आंसर, 2016 में इफेक्टिव हुआ था। और ये गवर्नमेंट की एक पहल थी, ये एक ऐसा इनिशिएटिव था जो कि प्रमोट करता है एक कल्चर ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन द कंट्री, और इसको 2016 में लेकर आया गया था। विद व्हाट ऑब्जेक्टिव, और अगर आपसे पूछा जाता है इस पर्टिकुलर मिशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो गाइस द ऑब्जेक्टिव इज टू क्रिएट एंड प्रमोट एन इकोसिस्टम ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप अक्रॉस द कंट्री एट स्कूल, चाहे वो स्कूल हो, यूनिवर्सिटी हो, रिसर्च इंस्टीट्यूशन हो, एमएसएमईज हो या फिर इंडस्ट्री लेवल्स हो, हर जगह उस चीज को इनोवेशन लाया जाए। सो 2016 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया था दैट विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द इलेक्शन एंड इलेक्शन कमीशन। तो गाइज पार्ट 15 इज द करेक्ट आंसर, जिसमें हमारा जो आर्टिकल 324 है, 324 से लेके 329 जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स हैं, दे ऑल डील विद द इलेक्शन एंड इलेक्शन कमीशन। आपको आर्टिकल 324 से लेके 329 में ये सारी चीजें देखने को मिल जाएगी। और क्योंकि आपसे पूछा गया था कि किस भाग में ये चीजें मौजूद हैं, तो गाइस भाग 15 इज द करेक्ट आंसर। अब बात करें आर्टिकल 324 की, तो गाइस आर्टिकल 324 जो है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, दैट मेंशंस द प्रोविजंस टू सेफगार्ड एंड इंश्योर द इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल फंक्शनिंग ऑफ द इलेक्शन कमीशन। ठीक है, कि किस तरह से इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंटली और अपना इम्पार्शियली फंक्शन कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड, और जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि हाउ इम्पोर्टेंट इज दिस पर्टिकुलर टॉपिक। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से होते हैं, उससे रिलेटेड कलाकार कौन से होते हैं, कौन से फोक डांसेस इंपॉर्टेंट हैं, किस स्टेट का कौन सा डांस फॉर्म है। तो गाइस दिस टॉपिक इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, और अगर इससे रिलेटेड आपको वीडियो देखना है तो वो चैनल पर अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं, आपकी हेल्प हो जाएगी। तो बात करें, आपसे पूछा गया था कि अल्लाह रखा खां जो है इज नोन टू प्ले विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो गाइज जब भी अल्लाह रखा खां जो उस्ताद हैं उनके बारे में बात की जाती है, तो वी ऑल नो ही इज अ तबला वादक, तो ही यूज्ड टू प्ले तबला, तो तबला इज द करेक्ट आंसर। और बात करें इनके दूसरे नाम की, जिस क्योंकि इनको उस्ताद अल्लाह रखा कुरैशी, इनका जो एक्चुअल नाम था उस्ताद अल्लाह रखा कुरैशी जो था, ये इनका पूरा नाम है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। इनके लाइफ स्पैन की बात करें तो गाइज 29 अप्रैल 1919 से लेके
3 फरवरी 2000 तक इनका लाइफ स्पैन चला था, जिनको हम अल्लाह रखा के नाम से कॉमनली जानते हैं। अब बात करें वो क्या बजाते थे, तो ही वॉज एन इंडियन तबला प्लेयर जो कि स्पेशलाइज थे हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, जो हमारा भारतीय शास्त्रीय संगीत है, उसमें वो काफी ज्यादा स्पेशलाइज थे। और फ्रीक्वेंटली अगर आप उनको देखते थे कहीं भी प्ले करते हुए, तो फ्रीक्वेंटली उनको अकम्पनी जो करते थे वो थे सितार प्लेयर पंडित रवि शंकर। अगर आपने काफी वीडियोस देखे हो, काफी बार सुना भी हो, तो अल्लाह रखा खां और पंडित रवि शंकर के काफी वीडियोस अवेलेबल है यूट्यूब पे, that how they used to play and they used to accompany each other for the events and for the shows, and was largely responsible for introducing tabla. तो गाइस वेस्टर्न ऑडियंस जो थी, इतना जैसे जब उस टाइम पर तबला को इतना नहीं वो महत्व दे रही थी या इतना जानती थी, तो जो अल्लाह रखा जी थे, ही सिंपली वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंट्रोड्यूसिंग तबला उस समय में वेस्टर्न ऑडियंस को। गाइस अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, हमारा जो सेंसस सर्वे है 2011, विच इज 2011 की जो जनगणना है, उससे रिलेटेड मैं आपको कितनी बार बता चुकी हूँ, चाहे लिटरेसी रेट हो, सेक्स रेशियो हो, पॉपुलेशन डेंसिटी हो, या फिर दिस क्वेश्चन जो कि आज आपको पूछा गया है कि परसेंटेज ऑफ यंग गर्ल्स कितनी थी, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। Okay, so coming back to the question, according to Census Survey 2011, what was the percentage of young girls? यानी कि 10 से 19 साल की जो young girls थी, उनका टोटल परसेंटेज कितना था? तो गाइस इसका करेक्ट आंसर है अप्रोक्सीमेटली 20.9% उन यंग जो गर्ल्स थी, उनका परसेंटेज था एज पर दिस 2011 की जो जनगणना थी उसके हिसाब से। अब बात करें कि उसमें जो यंग बॉयज थे उनका कितना प्रतिशत था, तो गाइज वो था 52.7%, और जो यंग गर्ल्स थी उनका परसेंट था 47.3%। तो ये इंपॉर्टेंट चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि ईश्वरी प्रसाद जी जो हैं, ही इज रिलेटेड टू विच इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म। तो गाइस वो किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से रिलेटेड थे? तो गाइस ईश्वरी प्रसाद जी का जब भी नाम लिया जाता है तो कथक हमारे दिमाग में आता है, बिकॉज ही इज रिलेटेड टू कथक एंड ही हैज ऑलवेज बीन नोन फ्रॉम कथक। और बात करें वो किस घराना से बिलोंग करते थे, तो गाइस वो लखनऊ घराना से बिलोंग करते थे। अब बात करें लखनऊ घराना की, तो जो लखनऊ घराना है ऑफ कथक, दैट वाज फाउंडेड बाय ईश्वरी प्रसाद ओनली। तो उनका नाम इस चीज के लिए जाना जाता था, और वो पर्टिकुलरली एक ही चीज के लिए फुल्ली डेडिकेटेड रहते थे, कथक के लिए। एंड ही वाज आल्सो अ डिवोटी ऑफ द भक्ति मूवमेंट। जो भक्ति मूवमेंट हुआ था उसके काफी एक एक्टिव जो पार्टिसिपेट करते हैं वो थे, वो उस मूवमेंट में, एंड ही वाज अ डिवोटी डेफिनेटली। ईश्वरी जी की बात करें तो ईश्वरी प्रसाद जो थे, ही यूज्ड टू लिव इन द विलेज ऑफ हांडिया। हांडिया याद रखना है, जो कि साउथ ईस्ट उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। और ये भी माना जाता है कि उन्होंने ऐसा बताया था कि जो लॉर्ड कृष्ण हैं वो उनके सपनों में आए थे और उनको इंस्ट्रक्ट करा था दैट ही हैज टू डेवलप डांस एज अ फॉर्म ऑफ वर्शिप, कि किसी ना किसी फॉर्म में पूजा करी जाए, उसको प्रेज किया जाए, उसको वर्शिप किया जाए in the form of dance. So Ishwari Prasad was related to Kathak. Next क्वेश्चन आपसे पूछा गया था that the first state in independent India, जब हमारा स्वतंत्र भारत जो था, उस समय में जो स्टेट आई थी सबसे पहले लैंग्वेज के बेसिस पे, वो कौन सी थी? सो द फर्स्ट स्टेट इन इंडिपेंडेंट इंडिया दैट इज टू बी फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। तो लैंग्वेज के बेसिस पे जिसको फॉर्म किया था गाइस, वो थी आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे कि फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया की कौन सी थी, तो आंध्र प्रदेश जो थी गाइस, दैट वाज द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया फॉर्म्ड ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस। ओके, लैंग्वेज बेसिस भी आप बोल सकते हो, लिंग्विस्टिक बेसिस भी बोल सकते हो। और अगर आपसे पूछा जाता है कि ये स्टेट कब फॉर्म हुई थी, सो इट वाज फॉर्म्ड ऑन अक्टूबर 1 1953। और ये जो स्टेट थी, दिस वाज फॉर्म्ड फॉर तेलुगु स्पीकिंग पीपल आफ्टर प्रोलॉन्ग एजिटेशन। जितने भी तेलुगु स्पीकिंग पीपल होते हैं ना, उनके लिए ये आंध्र प्रदेश स्टेट बनाई गई थी। एडिशनली कुछ और इन्फॉर्मेशन यहाँ पर गिवन है, आप देख सकते हो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से रिलेटेड। एंड यस, पढ़ लेना बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था दैट विच लॉर्ड इज वर्शिप्ड ऑन द ओकेजन ऑफ मकर संक्रांति। तो गाइस मकर संक्रांति जो हमारा हिंदुओं का त्योहार है, जिसे काफी ज्यादा हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है, उसमें जो हमारे भगवान सूर्य देव हैं उनकी पूजा होती है। सो द सन, और यू कैन ऑल्सो से लॉर्ड सन, इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था दैट हु एस्टैब्लिश्ड द दीवाने अर्ज डिपार्टमेंट इन द दिल्ली सल्तनत मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन। तो गाइस जो गयासुद्दीन बलबन बलबन थे, he was the one who established the Diwan e Arz department। तो इसको आप अच्छे से याद रखना, in the Delhi Sultanate military administration। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था गाइस चेस से रिलेटेड क्वेश्चन। आपको देखो अगेन इट इज गेटिंग रिपीटेड, तो आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। नाउ दैट आज के पेपर में जो पूछा गया था वो था कि विच चेस पीस कैन मूव डायगोनली, मतलब कौन सा ऐसा है डायगोनली जो मूव करता है। इससे पहले जो आपका चेस रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था वो ये पूछा गया था कि कौन सा ऐसा पीस होता है, चेस का पीस होता है जो कि एक कदम चलता है, आगे की ओर चलता है। ठीक है, इसी तरह से आप बता सकते हो कि कौन सा चेस पीस डायगोनली मूव करता है। तो गाइज इसका करेक्ट आंसर है किंग, क्वीन, बिशप और पॉन, ये जो होते हैं ये डायगोनली मूव करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एलिमेंट रिप्लेस्ड एका सिलिकॉन इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो गाइज जर्मेनियम, जिसको हम जीई से डिनोट करते हैं, दैट इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि जर्मेनियम ने एका सिलिकॉन को रिप्लेस करा है इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। Guys, as now you can see, silicon basically क्या था? That was the name given by Mendeleev to the undiscovered animal, जिसको अब मेंडलीव की जो periodic table है उसमें नाम दिया है germanium. So earlier it was eka silicon and now it exists by the name of germanium. जर्मेनियम की बात करें तो गाइज इट बिलोंग्स टू ग्रुप 14 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। एंड बात करें, it is known as metalloid. So why it is known as metalloid? Because it has properties of both metals and non-metals। ठीक है, उसमें नॉन मेटल्स और मेटल्स दोनों की ही प्रॉपर्टीज होने के कारण वो मेटेलॉइड कहलाता है और ग्रुप 14 से बिलोंग करता है। एटॉमिक नंबर की बात करें तो उसका एटॉमिक नंबर है 32 और उसको जीई सिंबल से डिनोट किया जाता है, एज आई जस्ट टोल्ड यू। और बात करें उसके प्रॉपर्टीज की तो इट इज लस्ट्रस, इट इज हार्ड ब्रिटल एंड इट इज ग्रेइश वाइट इन कलर। तो ये सारी प्रॉपर्टीज जर्मेनियम की अच्छे से याद रखना, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब गाइज क्योंकि कंक्लूड कर रहे हैं अपन, तो एक चीज मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगी। तो एका सिलिकॉन को जर्मेनियम ने जिस तरह से अभी हमने देखा रिप्लेस करा है, उसी तरह से गाइस मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में एका बोरोन इज नाउ स्कैंडियम एंड एका एल्यूमिनियम इज नाउ गैलियम। तो ये तीनों नाम आपको अच्छे से याद रखने हैं, बिकॉज यू नेवर नो कब आपसे क्या पूछ लिया जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भजन सुपारी जी से रिलेटेड है कि भजन सुपारी हु इज अ फेमस म्यूजिशियन एज वी ऑल नो, एंड आपसे ही पूछा गया था दैट हु विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज ही रिलेटेड टू एंड फॉर प्लेइंग व्हाट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज ही नोन फॉर। सो गाइज वो एक संतूर वादक थे, तो भजन सुपारी जी इज रिलेटेड टू संतूर। ओके, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सम एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो भजन सुपारी, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, वो इंडियन इंस्ट्रूमेंटलिस्ट थे और ही वाज अ प्लेयर ऑफ द संतूर। 2 जून 2022 को उनकी मौत हो गई थी, 2 जून 2022 को। भजन सुपारी जो थे ही बिलोंग्ड टू सूफियाना घराना ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। सुपोरी जो थे ही वाज अवॉर्डेड द संगीत नाटक अकादमी अवार्ड। उनको 1992 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पद्मश्री भी उनको मिला हुआ है, 2004 में उनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। And in 2009 he was honored with the Baba Alauddin Khan Award। तो ये सारे achievements उनके आपको याद रखने हैं, because they are very important। Pandit Shiv Kumar Sharma, Rahul Sharma and Tarun Bhattacharya, Abhay Supari are some of the famous players। तो other than जो भजन सुपारी जी हैं, आपके पास ये और नाम है जो कि संतूर वादक हैं, तो आप इन्हें भी अच्छे से याद रखिएगा। इसके अलावा गाइज अमजद अली खां, अली अकबर खां और अलाउद्दीन खां जो हैं, दे आर सम ऑफ द फेमस प्लेयर्स ऑफ सरोद। और अनंतलाल, बिस्मिल्ला खां, एस बलेश, अली अहमद हुसैन खान,
रघुनाथ प्रसाना, दीज आर सम ऑफ द फेमस प्लेयर्स ऑफ शहनाई। और इसी तरह से पंडित रविशंकर, पंडित निखिल बैनर्जी, उस्ताद विलायत खान एंड अन्नपूर्णा देवी, दीज आर सम ऑफ द फेमस प्लेयर्स ऑफ सितार। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ध्यान में रखनी है, बिकॉज आपको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स और ये डांस फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यस, अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको डुरन कप से रिलेटेड पूछा गया था, एंड गाइस कप्स एंड ट्रॉफी से रिलेटेड वीडियो भी चैनल पर अवेलेबल है, आप उसको देख लेना, आपकी हेल्प हो जाएगी। तो बात करें डुरन कप की, तो गाइस डुरन कप केम इनटू एग्जिस्टेंस इन शिमला फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। ये आपको क्वेश्चन में ही बता दिया गया है, लेकिन आपसे पूछा गया था कि कब, किस साल वो आया था। तो गाइज 1888 इज द करेक्ट आंसर। जो डुरंड फुटबॉल टूर्नामेंट है, विच इज ऑल्सो नोन एज डुरंड कप, इट वॉज स्टार्टेड बाय सर हेनरी मोर्टिमर डुरंड। तो उन्हीं के नाम पर इसका नाम डुरंड रखा गया है, जो कि शिमला में स्टार्ट हुआ था, और 1888 में सर हेनरी इसको लेकर आए थे। और सर हेनरी जो थे, ही वॉज recuperating from illness in Shimla in North India, and maybe this could be the reason कि it was brought into existence in Shimla only. So 1888 is the correct answer. Next question. Who started the movement in favor of widow remarriages? तो guys जैसे कि हम सब जानते हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर is the person who is behind this idea कि भाई ऐसा नहीं है कि जो विधवा लोग होते हैं वो शादी नहीं कर सकते हैं, जो विधवा औरतें होती हैं they can also get remarried. तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर is the correct answer. He was the person who started the movement in favor of widow remarriage. गाइस 1854 वाज द ईयर जब ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो थे, उन्होंने एक कैंपेन स्टार्ट करा था विडो रीमैरिज के लिए, जब उन्होंने तत्व बोधिनी पत्रिका लिखी थी। एक ऐसा प्रोग्रेसिव जनरल था उस समय का, जो कि काफी इन सब चीजों से रिलेटेड मुद्दों पे कहते हैं ना, लाइट दर्शाता था। और उन्होंने एक श्लोक भी अपनी इस पुस्तक में लिखा था, इस जर्नल में लिखा था, पराशार धर्म संहिता, अ सेट ऑफ हिंदू लॉज फॉर काली युग, which is said to be written by सेज पराशर। और इस श्लोक क्या था जो कि उन्होंने मेंशन करा था, which that श्लोक is written here, आप देख सकते हैं। इट शुड बी गाते ऋते प्रावाजिते प्लीवचा पतिते पताऊ पंचेश पंचाश वापात्सु नरीनम पातिरान्यो भिदियते। Okay, so this particular shlok was given by him, और इस श्लोक का मतलब है that women are at liberty to marry again if their husband is not heard of, die, retire from the world, prove to be impotent, or be an outcast. So this was the thing that was given by Ishwar Chandra Vidyasagar in favor of widow remarriage. Next question. Guys, आपसे पूछा गया था that which article of the Indian Constitution is related to conservation of wildlife. So guys, दो आर्टिकल, आर्टिकल 48A एंड आर्टिकल 51AG, इन दोनों में ही वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन से रिलेटेड चीजें गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द अदर नेम फॉर द रिट्रीटिंग मॉनसून सीजन? तो गाइस नॉर्थ ईस्ट मॉनसून इज द करेक्ट आंसर। और बात करें कि वो कब आता है, तो इट कम्स इन द मंथ ऑफ अक्टूबर नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, when was a state reorganization committee formed? तो guys गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी बनाया था ऑन 29th of December 1953 विद द पर्सपेक्टिव, या फिर विद द मोटो आप कह सकते हैं, टू ओवरलुक द प्रोसेस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स इन द कंट्री, उस चीज को देखने के लिए। Next question, which revolutionaries set up the United India House in the USA? So guys, Taraknath Das और GD Kumar थे, who started this thing in the year 1910 in Seattle, Washington. Next question, which reaction is used to synthesize aryl halidas from aryl diazonium salts using copper salts? तो गाइज इसमें जो मैकेनिज्म यूज होता है, जो रिएक्शन यूज होता है, वो है सेंड मेयर रिएक्शन। तो सेंड मेयर रिएक्शन मैकेनिज्म इज द करेक्ट आंसर। And the last question for today guys, that which one is eastern port of India? तो guys जैसे कि हम सब जानते हैं
कि भारत में देयर आर 7 मेजर पोर्ट जो कि ईस्ट कोस्ट में लोकेटेड हैं। सो देयर आर 7 मेजर पोर्ट लोकेटेड टू द ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, जिनके नाम कुछ इस तरह से हैं। टुटिकोरिन जो कि तमिलनाडु में है, चेन्नई तमिलनाडु, एन्नौर तमिलनाडु, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, पारादीप ओडिशा, हल्दिया एंड कोलकाता जो कि वेस्ट बंगाल में, और पोर्ट ब्लेयर जो कि अंडमान और निकोबार में है। तो गाइज ये सारे पोर्ट जिनके नाम अभी मैंने आपको बताया ये ईस्ट कोस्ट में मौजूद है इंडिया के। तो गाइज ये सारे नाम इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। सो गाइज दैट it for today. Those were the very important GKGS questions जो कि आज यानी आपके 25 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट का जो आपका एसएससी सीजीएल का पेपर कंडक्ट करवाया गया है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा, उसमें पूछे गए थे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, एंड इफ यस देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड प्लीज अपने ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कराओ, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड अस बोथ। तो आज के लिए गाइस बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन मच लव एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द कैंडिडेट्स।